हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द नर्सटोपिया। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हाउ टू मेक अ नर्सिंग डायग्नोसिस। एक नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें होता है, आप सबसे पहले इसमें देख सकते हैं एक एग्जांपल दे रखा है मैंने लास्ट में। फाइनल नर्सिंग डायग्नोसिस का आप एग्जांपल दीजिए। पीछे से शुरू करते हैं। अक्यूट पेन रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाय वर्बलाइजेशन, पेन स्कोर एंड ग्रिमेसिंग एक्सप्रेशंस बाय पेशेंट। ये एक पेन के ऊपर है नर्सिंग डायग्नोसिस। अब स्टार्ट करते हैं। शुरू में हमें क्या करना होता है, हमें प्रॉब्लम बतानी होती है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है हमारे पेशेंट को। फिर उसके बाद हमें एक स्पेसिफिक वर्ड लिखना होता है रिलेटेड टू। रिलेटेड टू के बाद हम लिखते हैं रीजन, कि पेशेंट को जो दिक्कत आ रही है, जो प्रॉब्लम आ रही है, उसका रीजन क्या है, क्यों आ रही है वो प्रॉब्लम। उसके बाद हम एक पर्टिकुलर वर्ड लिखते हैं एज एविडेंस्ड बाय। एविडेंस का क्या मतलब होता है, कोर्ट में एविडेंस का वर्ड यूज किया जाता है। तो एविडेंस का क्या मतलब होता है, एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ। मतलब तुम्हें कैसे पता। तो इसमें तुम्हें कैसे पता कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, ये बीमारी है, ये परेशानी है। सबसे पहले हम प्रॉब्लम लिखेंगे। फिर रिलेटेड टू के बाद हम रीजन लिखेंगे कि पेशेंट को वो प्रॉब्लम क्यों है। उसके बाद हम एज एविडेंस्ड बाय, कि हमें कैसे पता कि पेशेंट को वो प्रॉब्लम है। आइए नीचे एग्जांपल में देखते हैं। अक्यूट पेन, ये हमारे पेशेंट की प्रॉब्लम है कि उसको है हमारा अक्यूट पेन। अक्यूट पेन रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। डिजीज कंडीशन होगा, कोई भी डिजीज कंडीशन हो सकती है। उसको इन्फेक्शन हो सकता है, गॉल स्टोन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से उसको स्टमक पेन हो रहा है। तो हमने रिलेटेड टू के बाद लिख दिया कि डिजीज कंडीशन, वो कोई भी डिजीज कंडीशन हो सकती है। एज एविडेंस्ड बाय, कैसे पता कि पेशेंट को पेन है। एज अ नर्स आपको कैसे पता, बाय वर्बलाइजेशन। पेशेंट वर्बलाइज कर रहा है, वर्बल रिपोर्ट दे रहा है आपको, बाय माउथ बता रहा है कि मुझे दर्द हो रहा है। बाय पेन स्कोर, पेन स्कोर दे रहा है। पेन स्कोर एक ऐसा स्केल होता है जिससे आप पेशेंट का पेन का लेवल बता सकते हैं ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10। पेन स्कोर से पता चल रहा है, पेशेंट अगर बोल रहा है मुझे 8/10 पेन हो रहा है, मुझे 9/10 पेन हो रहा है, मतलब आपको एक एविडेंस मिल रहा है कि पेशेंट को पेन हो रहा है। एंड ग्रिमेसिंग एक्सप्रेशन बाय पेशेंट, आपको पता है किसी को पेन हो रहा होता है तो वो एक पर्टिकुलर ग्रिमेसिंग फ्राउनिंग फेस बनाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से भी आपको पता चल रहा है कि पेशेंट को पेन हो रहा है। तो इससे हमारा एक फाइनल नर्सिंग डायग्नोसिस बन के आ जाता है, अक्यूट पेन related to disease condition as evidenced by verbalization, pain score, and grimacing expressions by patient. This is a final nursing diagnosis on pain, on acute pain. नाउ हम और भी आगे काफी सारे नर्सिंग डायग्नोसिस करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि एक नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर्मुलेट कैसे करते हैं। अगर आपको एक बार ये समझ में आ गया कि एक नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर्मुलेट कैसे करते हैं, तो आपको चाहे बस आपको सिम्टम और डिजीज कंडीशन चाहिए, आप कोई भी नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हैं। इट इज वेरी इजी एंड इट इज वेरी सिंपल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड और कुछ और नर्सिंग डायग्नोसिस देखते हैं हम। पेन के ऊपर नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। फर्स्ट आप देख सकते हैं अक्यूट पेन रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एज एविडेंस्ड बाय वर्बलाइजेशन, पेन स्कोर एंड ग्रिमेसिंग एक्सप्रेशंस बाय पेशेंट। ये पेन के बारे में हमने अभी डिस्कस किया है। एक और नर्सिंग डायग्नोसिस पेन के ऊपर बन सकता है, अक्यूट पेन। क्या प्रॉब्लम है, पेशेंट को अक्यूट पेन है रिलेटेड टू फ्रैक्चर। फ्रैक्चर के कारण पेशेंट को पेन है। तो यहाँ पे आ गया आपका रीजन ऑफ पेन, एज एविडेंस्ड बाय। आपको कैसे पता कि पेशेंट को पेन है, पेशेंट ने वर्बलाइज किया, वर्बलाइजेशन। पेन स्कोर एंड ग्रिमेसिंग एक्सप्रेशंस बाय पेशेंट, फ्राउनिंग एक्सप्रेशंस देता है पेशेंट। देन अक्यूट पेन नंबर 3, अक्यूट पेन रिलेटेड टू पोस्ट सर्जिकल प्रोसेस। पोस्ट सर्जिकल प्रोसेस यानी कि सर्जरी के बाद का पेन। तो पेशेंट को अक्यूट पेन हो रहा है, क्यों हो रहा है, पोस्ट सर्जिकल प्रोसेस की वजह से। एज एविडेंस्ड बाय, कैसे पता, वर्बल रिपोर्ट, पेन स्कोर एंड ग्रिमेसिंग एक्सप्रेशंस बाय पेशेंट। है ना, कितना सिंपल था ये। नंबर 4, अक्यूट पेन रिलेटेड टू गॉल स्टोन्स। आपको पता है किडनी में, गॉल ब्लैडर में कहीं पे स्टोन हो जाते हैं तो पेन होता है बहुत ज्यादा। तो अक्यूट पेन रिलेटेड टू गॉल स्टोन्स, पेन क्यों हो रहा है, गॉल स्टोन्स की वजह से हो रहा है। एज एविडेंस्ड बाय, कैसे पता आपको एज अ नर्स की पेशेंट को पेन हो रहा है, बाय वर्बल रिपोर्ट, पेन स्कोर एंड ग्रिमेसिंग एक्सप्रेशंस बाय पेशेंट, यानी कि फ्राउनिंग एक्सप्रेशंस दे रहा है। तो ये आपकी कुछ नर्सिंग डायग्नोसिस है पेन के ऊपर। आप इनमें से कुछ भी नर्सिंग डायग्नोसिस यूज कर सकते हैं टू मेक योर नर्सिंग केयर प्लान। चलिए कुछ और नर्सिंग डायग्नोसिस देखते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस ऑन फीवर। फीवर के ऊपर नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं। हाइपर पायरेक्सिया, वी ऑल नो कि हम फीवर को पायरेक्सिया भी बोलते हैं। अब वो हाई ग्रेड फीवर हो सकता है या लो ग्रेड फीवर हो सकता है, तो फीवर को हम बोल सकते हैं हाइपर पायरेक्सिया। हाइपर पायरेक्सिया रिलेटेड टू इन्फेक्शन। रिलेटेड टू यानी कि फीवर क्यों हो रहा है, रीजन क्या है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस की वजह से हो सकता है। तो हमने यहाँ अपना पहला नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर्मुलेट कर लिया है, hyperpyrexia related to infection and inflammatory process as evidenced by temperature assessment and
वर्बलाइजेशन। इट वाज वेरी सिंपल। हमें कैसे पता कि पेशेंट को फीवर है? हमने टेम्परेचर असेसमेंट किया और पेशेंट ने वर्बलाइज किया कि मुझे फीवरिश लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बुखार है। नंबर टू, ऑल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर ऑल्टर हो गया, इसको भी हम फीवर कहते हैं। एज अ नर्स आपको एक पर्टिकुलर मेडिकल लैंग्वेज में टॉक करना होता है, कॉन्वर्सेशन करना होता है, डील करना होता है विद योर कॉलीग्स, विद योर पेशेंट्स एक्सेट्रा। सो इसमें सेकंड नर्सिंग डायग्नोसिस में हम लिखेंगे ऑल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड टू इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस एज एविडेंस्ड बाय टेम्परेचर असेसमेंट एंड वर्बलाइजेशन। नंबर थ्री में फीवर को फीवर भी लिख सकते हो आप, एज सिंपल एज दैट, फीवर रिलेटेड टू इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस एज एविडेंस बाय टेम्परेचर असेसमेंट एंड वर्बलाइजेशन। पेशेंट को फीवर होगा तो एक ही तरीका है पता लगाने का, टेम्परेचर असेसमेंट, क्योंकि कभी कभी पेशेंट बोलता है मुझे बुखार जैसा लग रहा है पर उसको बुखार होता नहीं है, तो इसलिए चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एविडेंस में टेम्परेचर असेसमेंट आएगा और पेशेंट के वर्बलाइजेशन को भी हम कंसिडर करेंगे। नंबर फोर, hyperpyrexia related to disease condition as evidenced by temperature assessment and verbalization। पेशेंट को हाइपरपायरेक्सिया है, पेशेंट को फीवर है, क्यों है, रीजन क्या है? रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। अब वो डिजीज कंडीशन कुछ भी हो सकती है, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, कुछ भी हो सकता है। एज एविडेंस बाय, आपको कैसे पता कि पेशेंट को हाइपरपायरेक्सिया है? तीन बार हमने पढ़ लिया है, बाय टेम्परेचर असेसमेंट एंड वर्बलाइजेशन। वेरी सिंपल। Now, let's move on to the next nursing diagnosis, which is imbalanced nutrition। पेशेंट को imbalanced nutrition हो रहा है उसकी बॉडी में, इसके ऊपर आप कैसे बनाएंगे नर्सिंग डायग्नोसिस? पहला, imbalanced nutrition लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट्स। जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उससे कम न्यूट्रिशन मिल रहा है बॉडी को, तो इसको हम लिखेंगे imbalanced nutrition लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू सेल्फ केयर निग्लेक्ट। क्यों मिल रहा है शरीर को कम न्यूट्रिशन? क्योंकि सेल्फ केयर निग्लेक्ट, अपने आप को निग्लेक्ट करना, टाइम से खाना ना खाना, इस वजह से बॉडी को कम न्यूट्रिशन मिल रहा है। एज एविडेंस बाय, क्या एविडेंस है, क्या प्रूफ है इसका? थिन बॉडी बिल्ड, पतला हो रहा है इंसान, वेट लॉस, वेट बहुत कम है, एंड पेल अपीयरेंस, पेशेंट जो है बहुत ही पेल दिखेगा इसमें। नंबर टू नर्सिंग डायग्नोसिस, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू इनएबिलिटी टू इंजेस्ट फूड। इनएबिलिटी टू इंजेस्ट फूड का मतलब होता है पेशेंट अपने मुंह के द्वारा खाना नहीं कंज्यूम कर पा रहा है, इनेबल है वो टू इंजेस्ट फूड, इसीलिए उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। इसका एविडेंस क्या है? सेम, पतला है, वेट लॉस है एंड पेल अपीयरेंस है। तो नंबर टू भी हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस बन गया। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन जो बॉडी रिक्वायरमेंट्स है उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर्मुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी मैंने नर्सिंग डायग्नोसिस लिखे हुए हैं इम्बैलेंस न्यूट्रिशन के। नंबर थ्री है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू इनएडिक्वेट फूड इनटेक। इनएडिक्वेट फूड इनटेक है, प्रॉपरली खाना नहीं खाया है, इसलिए इम्बैलेंस न्यूट्रिशन हो गया है, बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो गई है। नंबर फोर, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू डिफिकल्टी स्वालोइंग, यानी कि डिस्पेजिया। डिफिकल्टी स्वालोइंग जो होती है, कभी कभी खाना निगल नहीं पाते हैं कुछ पेशेंट्स, उसकी वजह से भी खाना अगर खा नहीं पा रहे हैं, निगल नहीं पा रहे हैं, तो प्रॉपर न्यूट्रिशन बॉडी को नहीं मिल रहा है। दिस कैन ऑल्सो बी अ रीजन कि इम्बैलेंस न्यूट्रिशन हो रहा है लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट्स। नंबर फाइव में आता है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू लिमिटेड नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशनल नीड्स। यानी कि पेशेंट को बहुत ही ज्यादा लिमिटेड नॉलेज है न्यूट्रिशनल नीड्स की, कि मुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता कि आपके लिए क्या अच्छा है खाने में, क्या बुरा है, तो आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। तो नंबर फाइव में हम लिखेंगे इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट related to limited knowledge of nutritional needs as evidenced by poor meal planning। प्रॉपर मील प्लान नहीं कर रहे हैं कुछ लोग, inadequate dietary intake, प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रहे हैं, एंड frequent reports of weakness, बहुत frequent reports है कि वीकनेस आ रही है मुझे। तो इससे आपको पता चलता है कि पेशेंट को इम्बैलेंस न्यूट्रिशन हो रहा है बॉडी में लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, बॉडी की रिक्वायरमेंट से कम न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो इन नर्सिंग डायग्नोसिस था ऑन इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट्स। अब क्या लेस ही हो सकता है न्यूट्रिशन, मोर नहीं हो सकता किसी की बॉडी में? हो सकता है। आइए देखते हैं कैसे। ये हम पढ़ेंगे इसमें इम्बैलेंस न्यूट्रिशन मोर देन बॉडी रिक्वायरमेंट। अगर आप जरूरत से ज्यादा न्यूट्रिशन लेंगे अपने शरीर के लिए तो क्या हो सकता है, और उसके ऊपर हम नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन मोर देन बॉडी रिक्वायरमेंट, यानी कि मेरे शरीर को जितना न्यूट्रिशन की जरूरत है उससे मैं कुछ ज्यादा ही ले रही हूँ। रिलेटेड टू एक्सेसिव कैलोरिक इंटेक, यानी कि कुछ ज्यादा ही कैलोरी इंटेक हो रखी है। एज एविडेंस्ड बाय, क्या प्रूफ है इस चीज का? बीएमआई ग्रेटर देन 30। बॉडी मास इंडेक्स जब 30 से ज्यादा हो जाता है, इससे हमें पता चलता है कि कुछ ज्यादा ही हम ओबीस हो गए हैं, कुछ ज्यादा ही खाने लग गए हैं।
फ्रीक्वेंट स्नैकिंग ऑन हाई कैलोरी फूड्स। हाई कैलोरी फूड्स हमारे होते हैं तले हुए खाने, और जो जैसे चिप्स वगैरह पैकेज फूड्स हो गए, ये हमारे हाई कैलोरी फूड्स होते हैं, एंड वेट गेन करते हैं ये हमारा। तो इसमें आपका जो होगा एविडेंस, इसमें वेट गेन भी आएगा। नंबर टू, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन मोर देन बॉडी रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब होता है पूरे दिन बैठे रहना, हिलना डुलना नहीं। अगर आप हिलेंगे डुलेंगे नहीं तो आपका न्यूट्रिशन ज्यादा होगा, वेट गेन होगा, एंड आप ओबीस हो जाएंगे। तो इससे भी इम्बैलेंस न्यूट्रिशन मोर देन बॉडी रिक्वायरमेंट्स देखने को मिलता है। इसका भी एविडेंस सेम है। फिजिकल इनएक्टिविटी, हिलना डुलना नहीं हो रहा पेशेंट का, इनएक्टिव है पेशेंट। एलिवेटेड बॉडी वेट, यानी कि पेशेंट का बॉडी वेट बहुत इंक्रीज है, एंड पेशेंट रिपोर्ट्स ऑफ मिनिमल एक्सरसाइज। पेशेंट खुद बता रहा है कि मैं बहुत कम एक्सरसाइज करता हूँ। तो नंबर टू का आपका बहुत इजी, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन मोर देन बॉडी रिक्वायरमेंट की एनसीपी रेडी हो गई। नंबर थ्री, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन मोर देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इमोशनल ईटिंग। कुछ लोग होते हैं जो इमोशनल ईटिंग करते हैं, बिंजिंग करते हैं, मूड खराब होता है तो आइसक्रीम पे आइसक्रीम खाते रहते हैं। तो इसमें भी इम्बैलेंस न्यूट्रिशन मोर देन बॉडी रिक्वायरमेंट हो जाता है। इमोशनली ईट कर रहा है पेशेंट बहुत ज्यादा, इसको हम बुलीमिया नर्वोसा भी बोलते हैं और एनोरेक्सिया नर्वोसा भी बोलते हैं। ये ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा में पेशेंट खाता नहीं है, और बुलीमिया नर्वोसा में पेशेंट बहुत बिंज ईटिंग करता है। खैर, इसके बारे में हम कभी फ्यूचर वीडियो में पढ़ेंगे। अभी वापस आते हैं। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन मोर देन बॉडी रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू इमोशनल ईटिंग एज एविडेंस बाय बिंज ईटिंग एपिसोड। बिंज ईटिंग मतलब लगातार खाते जाना, खाते जाना, खाते जाना। इंक्रीज इनटेक ड्यूरिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस आने पे खाते जाना, खाते जाना, खाते जाना। एंड रिपोर्ट्स ऑफ यूजिंग फूड फॉर कंफर्ट। कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं हमें खाना खाने से कंफर्ट मिलता है। वो रिपोर्ट कर रहा है खुद पेशेंट की मेरे को खाना खाने से कंफर्ट मिल रहा है, इसलिए मैं खाता जाता हूँ, खाता जाता हूँ, खाता जाता हूँ, क्योंकि मुझे और कंफर्ट मिलता है इससे। इसलिए इस नर्सिंग डायग्नोसिस में हम लिखेंगे इम्बैलेंस न्यूट्रिशन more than body requirements related to emotional eating as evidenced by binge eating episodes, increased intake during stress, and reports of using food for comfort. तो ये था इम्बैलेंस न्यूट्रिशन के हमारे नर्सिंग डायग्नोसिस। अब आइए नर्सिंग डायग्नोसिस ऑन ब्रीदिंग प्रॉब्लम। अगर किसी पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है तो उसका कैसे बनाया जाएगा नर्सिंग डायग्नोसिस, आइए देखते हैं। इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, उसका पेशेंट का जो एयरवे है वो क्लियर नहीं है, इफेक्टिवली क्लियर नहीं है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे। इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू इंक्रीज्ड म्यूकस प्रोडक्शन। यहाँ पे कि रिलेटेड टू के बाद हम क्या लिखते थे, रीजन क्यों हो रहा है इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, क्योंकि बहुत इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन है। एज एविडेंस बाय, कैसे पता, प्रोडक्टिव कफ एंड हाइपर वेंटिलेशन। प्रोडक्टिव कफ मतलब पेशेंट बहुत ज्यादा खांसी कर रहा है, और हाइपर वेंटिलेशन जोर जोर से सांस लेने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है। नंबर टू, इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू कफ। खांसी की वजह से पेशेंट का एयरवे क्लियर नहीं हो पा रहा है। एंड इनएबिलिटी टू रिमूव एयरवे सिक्रीशंस, पेशेंट के बहुत ज्यादा नेजल सिक्रीशंस हैं जिसकी वजह से वो प्रॉपरली ब्रीद नहीं कर पा रहा है, क्लियर नहीं कर पा रहा है अपने सिक्रीशंस को, ना अंदर ले पा रहा है उन सिक्रीशंस को, ना बाहर निकाल पा रहे हैं उन सिक्रीशंस को। तो इनएबिलिटी टू रिमूव एयरवे सिक्रीशंस कहेंगे इसको। एज एविडेंस बाय प्रोडक्टिव कफ, पेशेंट को बहुत प्रोडक्टिव कफ हो रहा है, एंड नेजल कंजेशन, और बहुत ज्यादा नेजल कंजेशन हो रहा है पेशेंट को। नंबर थ्री, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू ऑब्स्ट्रक्टेड एयरवे। पेशेंट का एयरवे ऑब्स्ट्रक्टेड है फ्रॉम रिटेन्ड सिक्रीशंस, कुछ सिक्रीशंस है जो अंदर रह गई है, रिटेन्ड हो गई है। एज एविडेंस बाय प्रोडक्टिव कफ एंड रैपिड ब्रीदिंग एट रेस्ट। बहुत कफ आ रहा है और रेस्ट पे है पेशेंट, भाग दौड़ नहीं कर रहा है, कुछ सीढ़ियां भी नहीं चढ़ा है, फिर भी बहुत रैपिडली ब्रीद कर रहा है इवन व्हेन ही इज एट रेस्ट। नंबर फोर, impaired gas exchange related to obstruction in airway as evidenced by productive cough and dyspnea। गैस एक्सचेंज यानी कि लंग्स में होता है गैस एक्सचेंज, हमें पता है वो इम्पेयर हो चुका है क्योंकि एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है। कैसे पता, क्या एविडेंस है, प्रोडक्टिव कफ है और डिस्पनिया है। व्हाट इज डिस्पनिया, अगेन इट मींस शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। नंबर फाइव पे आते हैं। नंबर फाइव पे इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। ये एक डिजीज कंडीशन है, इसमें इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि पेशेंट को एक बीमारी है जिसका नाम है COPD। एज एविडेंस बाय, कैसे पता, पेशेंट को बहुत प्रोडक्टिव कफ है, डिस्पनिया है, और चेस्ट में टाइटनेस फील हो रही है। तो ये थे कुछ नर्सिंग डायग्नोसिस ब्रीदिंग प्रॉब्लम के ऊपर, आप इनको भी यूज कर सकते हैं टू मेक योर नर्सिंग केयर प्लान्स। Next is nursing diagnosis on fluid electrolyte imbalance। पहला देखते हैं, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। बॉडी के अंदर फ्लूइड और वॉल्यूम की बहुत ज्यादा डेफिसिट हो रही है, क्यों, रिलेटेड टू एक्टिव फ्लूइड वॉल्यूम लॉस एज एविडेंस बाय डायरिया एंड वॉमिटिंग। बॉडी के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम की डेफिसिट हो रही है, क्यों, क्योंकि डायरिया हो रहा है और वॉमिटिंग हो रही है, तो बॉडी में फ्लूइड का बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। नंबर टू,
Fluid electrolyte imbalance related to abnormal serum electrolyte levels as evidenced by diarrhea, vomiting and poor skin turgor. Fluid electrolyte का imbalance हो रहा है, कैसे पता? serum electrolyte levels बहुत चेंज हो गए हैं, abnormal हो गए हैं, कैसे पता? डायरिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, पेशेंट का जो स्किन टर्गर है वो बहुत ज्यादा पुअर हो चुका है. Number three, electrolyte imbalance related to severe diarrhea as evidenced by extreme thirst, lethargy, and confusion. Number four, electrolyte imbalance related to poorly controlled diabetes as evidenced by spiked glucose level, extreme thirst and lethargy and headache. तो ये कुछ आपकी नर्सिंग डायग्नोसिस थे फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के ऊपर. प्रॉपरली मेड नर्सिंग डायग्नोसिस जैसे आपको बनाने चाहिए इन योर नर्सिंग स्कूल, इन योर नर्सिंग कॉलेजेस. सो इवन इन clinical life you should know how to make a nursing diagnosis if you are a nurse. देन आता है आपका नर्सिंग डायग्नोसिस ऑन नॉलेज डेफिसिट. अगर किसी पेशेंट को नॉलेज डेफिसिट है, नॉलेज की कमी है, उसके ऊपर कैसे बनाएंगे आप नर्सिंग डायग्नोसिस? नंबर वन, नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू अनफेमिलियरिटी विद द सब्जेक्ट एज एविडेंस बाय फ्रीक्वेंट इंटेरोगेशन बाय पेशेंट एंड कंफ्यूजिंग एक्सप्रेशन. पेशेंट बहुत अनफेमिलियर है विद सब्जेक्ट से, उसको कुछ पता नहीं है उसके बारे में, इसलिए वो बहुत ज्यादा सवाल कर रहा है और कंफ्यूज है. ये आपका पहला नर्सिंग डायग्नोसिस है. नंबर टू, नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू लैक ऑफ एक्सेस टू लर्निंग रिसोर्सेज. पेशेंट के पास कोई एक्सेस नहीं है, कि वो लर्निंग रिसोर्सेज नहीं है उसके पास कि वो सीख पाए. कैसे पता आपको? कि वो बार बार सवाल पूछ रहा है. इंटेरोगेशन मतलब सवाल पूछना. फ्रीक्वेंट इंटेरोगेशन बाय पेशेंट एंड कंफ्यूजिंग एक्सप्रेशंस. नंबर थ्री, नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू लैक ऑफ इंटरेस्ट या फिर रिफ्यूजल टू लर्न. पेशेंट की नॉलेज में डेफिसिट है, कमी है. क्यों? पेशेंट को लैक ऑफ इंटरेस्ट या कोई इंटरेस्ट नहीं है लर्न करने में, रिफ्यूज कर रहा है पेशेंट लर्न करने के लिए. ये कैसे पता आपको? पेशेंट इंटेरोगेशन कर रहा है एंड बहुत कंफ्यूज्ड है. पेशेंट बोल रहा है कि आप मेरे पास क्यों आ रहे हो, आप मेरे को मत सिखाओ, आप मुझे मत बताओ, आप क्यों आ रहे हो मेरे पास. पेशेंट फ्रस्ट्रेट हो रहा है बहुत ज्यादा. ठीक है, तो इसमें आप एक्सप्लेन करेंगे इस पर्टिकुलर चीज को. नेक्स्ट, नर्सिंग डायग्नोसिस ऑन एंजाइटी. आप एंजाइटी के ऊपर कैसे बनाएंगे? पेशेंट्स जो होते हैं हॉस्पिटल में उनको एंजाइटी भी बहुत ज्यादा होती है, उसके ऊपर आप कैसे बनाएंगे नर्सिंग डायग्नोसिस? नंबर वन, एंजाइटी रिलेटेड टू लैक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग हेल्थ कंडीशन एज एविडेंस बाय स्ट्रेसफुल एक्सप्रेशन एंड वर्बलाइजेशन बाय पेशेंट. एंजाइटी हो रही है पेशेंट को, रिलेटेड टू, क्यों हो रही है एंजाइटी भला पेशेंट को? लैक ऑफ नॉलेज, पेशेंट को कुछ नॉलेज नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं यहाँ क्यों हूँ, इसलिए वो बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, उसको बहुत ज्यादा एंशियस है. ठीक है, ये आपको कैसे पता? इसका एविडेंस क्या है? पेशेंट के बहुत स्ट्रेसफुल एक्सप्रेशन है और वर्बलाइज कर रहा है पेशेंट की मैं बहुत एंक्शियस फील कर रहा हूँ. नंबर टू, एंजाइटी रिलेटेड टू अपकमिंग सर्जिकल प्रोसीजर. पेशेंट की सर्जरी होने वाली है, इसलिए पेशेंट को स्ट्रेस हो रहा है और एंजाइटी हो रही है. तो इसमें आप लिखेंगे एंजाइटी रिलेटेड टू अपकमिंग सर्जिकल प्रोसीजर, यानी कि क्यों हो रही है एंजाइटी, रीजन क्या है? अपकमिंग सर्जिकल प्रोसीजर एज एविडेंस बाय स्ट्रेसफुल एक्सप्रेशन एंड वर्बलाइजेशन बाय पेशेंट. तो यहाँ हमने एक और नर्सिंग डायग्नोसिस कर लिया है, किसके ऊपर? एंजाइटी के ऊपर. तो आइए देखते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा. हमने पहले ये देखा कि एक हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते कैसे हैं. प्रॉब्लम देखते हैं, रिलेटेड टू के बाद रीजन लिखते हैं और एज एविडेंस बाय के बाद हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता कि पेशेंट को वो परेशानी है. फिर हमने नर्सिंग डायग्नोसिस पेन के ऊपर देखा, फीवर के ऊपर देखा, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन के ऊपर देखा, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट के ऊपर भी देखा एंड मोर देन बॉडी रिक्वायरमेंट के ऊपर भी देखा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम के ऊपर भी देखा, नर्सिंग डायग्नोसिस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी देखा, नर्सिंग डायग्नोसिस ऑन नॉलेज डेफिसिट भी देखा और एंजाइटी भी देखा. सो दिस वाज नर्सिंग डायग्नोसिस. आई होप इस वीडियो के एंड तक आपको नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना आ गया हो कि एक नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज पुट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल बी वेरी ग्लैड टू आंसर इट फॉर यू. एंड आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आ गई. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल द नर्स टोपिया. थैंक यू.